सो हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज शशि कुमार, करंटली आई एम परचूइंग माय फाइनल ईयर ऑफ एमबीए। यार आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि भैया मैंने यहाँ पे क्या लिख रखा है कि यू कांट क्रैक नीट 2024 विदाउट दिस। इस वीडियो में हम 7 ऐसे पॉइंट बता रहे हैं जिसके बिना आपका नीट में सिलेक्शन नहीं होगा। ये मैं बोल रहा हूँ। अभी जो लास्ट का 4 मंथ बचा हुआ है ना, इसको आपको प्रॉपर तरीके से यूज करना पड़ेगा। और इस वीडियो के सबसे लास्ट में ना एक 21 डेज का हम चैलेंज दे रहे हैं। 21 डेज का हार्डवर्क चैलेंज दे रहे होंगे जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, ताकि यार अगर आपका सपना है डॉक्टर बनना, अगर आप ड्रॉपर हो, 2-3 ड्रॉप ले रखे हो, 3 ड्रॉप ले रखे हो, यार डिप्रेशन वाला फेज तो आ रहा होगा आपके लाइफ में, तो यार कुछ हार्डवर्क आपको करना पड़ेगा स्मार्टली। तो अगर आप वो करने के लिए तैयार हो तो भैया इस वीडियो को आगे देखना। यार मैंने पिछले टेलीग्राम पे और यूट्यूब पे एक क्वेश्चन का पोल डाला था। मैं आपको ये दिखा दे रहा हूँ पहले कि आप कितना पानी में हो, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ। यार ये पोल मैंने डाला था क्वेश्चन का। अगर आपने ये क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करा तो प्लीज थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप सॉल्व करके देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट मैंने लिखा था। ध्यान सुनो, यहाँ पे मैंने इनकरेक्ट लिखा था। अब बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे 61% बच्चा ने इसको गलत कर दिया। 61% बच्चा इसको गलत किया है। बहुत आसान क्वेश्चन था, एनसीईआरटी बेस्ड है, एनसीईआरटी बेस्ड। मैं दिखा रहा हूँ। न्यूक्लियस ऑफ स्पर्मेटिड्स ट्रांसफॉर्म इनटू हेड ऑफ द स्पर्म। आपको नहीं पता है क्या? ये मान लेते नहीं पता, आपको मान लेते ये नहीं पता है। माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ स्पर्मेटिड्स ट्रांसफॉर्म इनटू मिडिल पीस ऑफ द स्पर्म, मान लेते ये भी नहीं पता। यहाँ पे मैंने आपसे पूछा इनकरेक्ट। ये जो दोनों स्टेटमेंट है डायरेक्ट एनसीईआरटी में मान लेते नहीं है, ठीक है, नहीं है, मान लेते हैं। गोल्गी apparatus ऑफ स्पर्मेटिड ट्रांसफॉर्म टू नेक एंड टेल ऑफ स्पर्म। आपको इतना तो पता होगा यार कि गोल्गी apparatus होता है, एक्रोसोम बनता है स्पर्म का। ये पता है कि नहीं? ये भी नहीं पता है, ठीक है, ये भी हम मान ली कि ये भी आपको नहीं पता है। बट यार ये तो आपको पता होना चाहिए ना कि स्पर्मियोजेनेसिस मींस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड टू स्पर्म। ये तो आपको पता होना चाहिए। ये तो एनसीईआरटी का लाइन है भैया। फिर आपने 60% बच्चा ने इसको इनकरेक्ट क्यों लिखा? भैया ये एनसीईआरटी में डायरेक्ट यहां पे लिखा हुआ है कि स्पर्मेटिड्स आर ट्रांसफॉर्म इनटू स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म। तो आपने क्यों स्पर्मेटिक नहीं मारा? भैया आपने स्पर्मेटोजोआ बस पता रखा था क्या? आपको नहीं पता कि स्पर्मेटोजोआ को स्पर्म भी बोलते हैं? हम नहीं पता था, इसलिए आपने यहां पे इनकरेक्ट कर दिया। इसलिए यहां पे आपने इनकरेक्ट कर दिया। भैया इसका आंसर ये था कि गोल्गी apparatus ऑफ स्पर्मेटिड ट्रांसफॉर्म टू नेक एंड टेल ऑफ स्पर्म। ये गलत है। गोल्गी apparatus एक्रोसोम में ट्रांसफॉर्म होता है। तो भैया आपको ना पता होना चाहिए कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनता है, और एनसीईआरटी में ना ऐसे पॉइंट्स पे आपको और ध्यान देना पड़ेगा जहां पे ब्रैकेट में स्पर्मेटोजोआ स्पर्म ऐसा कुछ ब्रैकेट करके लिखा होगा। टेलीग्राम पे काफी सारे बच्चों ने सही भी करा। तो चलो, टेलीग्राम पे बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ने वाले हैं, तो आप भी टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। दयापरन बॉय 40% बच्चा ने यहाँ पे सही जवाब दिया था, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन भी हमने यहाँ पे पोस्ट करा था, आप देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। यहां पे कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? तो यहां पे मैंने लिखा था सर्टोली सेल्स आर आल्सो कॉल्ड एज सस्टेंटाकुलर सेल्स। ये आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो पानी में हो भैया। माइटोकॉन्ड्रिया इन द मिडिल पीस ऑफ स्पर्म हेल्ड बाय डायनिन प्रोटीन। मान लेते ये आपको नहीं पता है। मैंने यहां पे पूछा है कि इनकरेक्ट कौन सा है, ठीक है, नहीं पता है, मान लेते नहीं पता है। स्पर्मेटोजेनेसिस टेक्स प्लेस इन द इंटरस्टिशियल कंपाउंड ऑफ द टेस्टिस। भैया ये तो आपको पता होना चाहिए ना, ये तो आपको पता होना चाहिए। ये गलत है भैया। स्पर्मेटोजेनेसिस ना इंटरस्टिशियल कंपोनेंट में नहीं होता। स्पर्मेटोजेनेसिस सेमनीफेरस ट्यूबुल के अंदर होता है, अंदर होता है, और वो चीज यहां पे गलत है। तो आप स्टेटमेंट पकड़ नहीं पा रहे हो, आप गलत कर रहे हो। अब आप ये बोल रहे हो भैया आपने प्रिपरेशन कर लिया, बहुत तगड़ा। ऐसे कैसे होगा? कैसे होगा भैया? आप बहुत पानी में हो, आपको पता नहीं कि एनसीईआरटी कैसे पढ़ा था। मैं आपको दिखा रहा हूं कि एनसीईआरटी कैसे पढ़ा था। ये देखो, ये ना मेरा एनसीईआरटी है, ये मेरा एनसीईआरटी, इसको मैंने पढ़ा है अच्छे तरीके से। और आप देख सकते हो यार कि बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स है ना जो इसमें मैंने ऐड कर रखे हैं। वो सारे पॉइंट्स जो मुझे लगते थे यार कि ये नीट के में पूछ सकता है, ये मैंने क्वेश्चन बैंक में सॉल्व करा, ये पूछ सकता है, ये पूछ सकता है। भैया जब आप इस प्रकार का प्रिपरेशन नहीं करोगे, आप देखो यार कितना मेहनत किया गया एनसीईआरटी के पीछे। मुझे जब भी ऐसा लगता था यार कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये हो सकता है नीट में पूछ सकता है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अभी तक नीट में नहीं पूछा है। भैया ये टेस्ट सीरीज मैंने दिया था, उस टेस्ट में ये पॉइंट था जो कि एनसीईआरटी में था, बट डायरेक्टली मुझे दिख नहीं रहा था। तो भैया मैंने वो सारे पॉइंट्स को मार्क करा, और धीरे धीरे क्या हुआ कि मेरा एनसीईआरटी प्रिपेयर हो गया। और लास्ट के समय में यही प्रिपेयर्ड एनसीईआरटी हमें हेल्प किया रिविजन करने में। भैया तो आपको इफर्ट लगाना पड़ेगा खुद से, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। देखो गाइडेंस का जरूरत पड़ता है ना, तो आपको पता हो कि हमने मेंटोरशिप भी लॉन्च करा, जहां पे हम लोग प्रॉपर गाइडेंस भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि गाइडेंस का बहुत ज्यादा जरूरत होता है। आपको पता होगा यार ऑफलाइन कोचिंग वगैरह में ना, ऑफलाइन कोचिंग वगैरह में आज भी एजुकेशन सिस्टम में डिस्क्रिमिनेशन होता है। इस बात के लिए ऑफलाइन कोचिंग में ड्रॉपर बैच, मतलब अचीवर बैच बनता है, कोई मतलब
टॉपर स्टूडेंट का बैच बनाया जाता है ना यार, वहां पे उसको पर्सनलाइज गाइडेंस दिया जाता है कि तुम ये पढ़ो, तुम ये पढ़ो, तुम्हारा इस ये पढ़ के सिलेक्शन हो जाएगा। बट यार बहुत सारे बच्चे जो ऑनलाइन प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए आज भी गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, और वो गाइडेंस आपको मिल नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से आप सही तरीके से सही चीज, सही कंटेंट आप पढ़ नहीं पा रहे हो। तो यार उन सारे बच्चों को हेल्प करने के लिए हम लोगों ने एक एम्स स्टूडेंट का ग्रुप बनाया, ठीक है, एक एम्स स्टूडेंट का ग्रुप बनाया जो कि आपको नीट 2024 में सिलेक्ट होने में मदद करेंगे। यार जितने बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जो टीचर से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं, जो घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं बट उन्हें प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, उन्हें पता नहीं कि एनसीईआरटी में क्या पढ़ना है, उन्हें पता नहीं कि एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है, उन्हें पता नहीं कंसिस्टेंस कैसे रहा, उन्हें पता नहीं कि टाइम टेबल कैसे बनाना है, उन्हें पता नहीं कि रिविजन कैसे करना, उन्हें पता नहीं कि बैकलॉग कैसे कंप्लीट होगा, उन्हें पता नहीं कि भाई हम कैसे प्रिपरेशन करें। भैया बहुत सारा डाउट होता है कि यार भैया हमारा मार्क्स इंप्रूव नहीं है, भैया मेरा फिजिक्स सही नहीं हो रहा है। तो यार इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए हम लोगों ने मेंटोर मी प्लेटफॉर्म लॉन्च करा था। यार अभी आपके पास सबसे बेस्ट मौका है, सबसे सही टाइम है कि आप जाके ज्वाइन करो और अपना मेंटोर के साथ कनेक्ट हो जाओ, जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ नीट तक ही नहीं बल्कि यार नीट में अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो वो मेंटर आपके साथ मेडिकल कॉलेज में भी रहेगा। आपको अगर मेडिकल कॉलेज में भी कभी डाउट होता है भैया एनाटॉमी कैसे पढ़े, भैया फिजियोलॉजी कैसे पढ़े, तो वो वहां भी आपको गाइड कर देंगे। तो भैया ये एक सबसे मतलब यार हम बोल सकते हैं यार कि ये चीज अगर मेरे समय में होता ना तो यार मैं तो एक बार में जाके ज्वाइन कर लेता। तो यार 10 दिसंबर को हम लोगों ने एक ओरिएंटेशन सेशन रखा है जहां पे आप हमारे साथ भी कनेक्ट हो सकते हो और हमारे साथ बहुत सारे एम्स के मेंटर्स होंगे जिसके साथ आप कनेक्ट होते हो 1-to-1 जो आपको गाइड करेंगे। और हमारा आखिरी उड़ान बैच अभी जाके आप ज्वाइन कर लो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा आपके पास। यार एक पर्सनलाइज मेंटरशिप जब आपको मिलेगा ना तब आपको पता चलेगा कि यार पढ़ने में कितना मजा आता है, ठीक है। जब आपको सही चीज पढ़ने का पता चले ये पढ़ो सिलेक्शन होगा, जब आपको ये पता चलने लगे ना तब आपको पता चलेगा सिलेक्शन कितना आसान होता है, ठीक है। फिर ये अभी जाके आप ज्वाइन कर लो क्योंकि हम लोग आपको सिर्फ और सिर्फ नीट तक ही हेल्प नहीं करेंगे, मेडिकल कॉलेज तक हम आपको हेल्प करेंगे। और ये हमारा आखिरी उड़ान बैच है ना, आखिरी उड़ान बैच है। इससे बढ़िया मौका आपको कभी नहीं मिलेगा। इसमें आपको मंथली, आपको डेली सेशंस मिल रहे होंगे, ग्रुप सेशंस मिल रहे होंगे, साथ ही में आपको वीकली गाइडेंस सेशन मिल रहे होंगे। जो आपका एम्स का मेंटर्स होगा वही आपको कर रहे होंगे, ठीक है। आप कैसे बेस्ट पॉसिबल टाइम टेबल कैसे बनाओगे जो आपके अकॉर्डिंग होगा, है ना। इफेक्टिव स्टडी प्लान क्या होता है, इफेक्टिव स्टडी टेक्निक्स क्या होता है। आप ना एक तरीके से यार वो बच्चे के साथ कनेक्ट हो रखे होंगे जो पहले से नीट में 660, 670, 650 ऐसे नंबर 4 रखे होंगे। मैं बस इतना बोलना चाहता हूँ। तो यार इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। अभी जाके मेंटोर मी को ज्वाइन करो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके पास लिंक होगा। अब आप ये समझो कि भैया आप ना 2024 देना चाहते हो, आपके दिमाग में एक क्लियर प्लान नहीं कि आप क्यों देना चाहते हो, आप क्यों डॉक्टर बनना चाहते हो। तो पहली चीज आप अपना रीजन बनाओ कि भैया मुझे इस रीजन के वजह से डॉक्टर बनना है। मुझे जो भी रीजन हो सकता है, पैसा कमाना है, फैमिली का है ड्रीम है, अपना ड्रीम है, कुछ भी होगा। अपने स्टडी टेबल के सामने एक चीज लिखो कि मैं इस वजह से डॉक्टर बनूंगा, मुझे इस बार किसी प्रकार से सिलेक्शन लेना है तो लेना है। भैया ये एक लेवल का एटीट्यूड अगर तुम्हारे अंदर होगा ना तो कोई तुम्हें रोक नहीं सकता है, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। इससे तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ेगा, सच बता रहा हूं। तो पहले तो आप रीजन क्लियर कट बना लो कि मुझे इस वजह से डॉक्टर बनना है। आपको नीट 2024 का सिलेबस कब तक कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। दिसंबर से लेकर फरवरी तक आपको सिलेबस को पूरा कंप्लीट करके बार बार इंटेंस रिवीजन कर लेना है। इंटेंस रिवीजन मतलब समझ रहे हो ना, आप लगातार 2 बार 3 बार 4 बार हर चैप्टर को पढ़ते जा रहे हो, ठीक है। वो इंटेंस रिवीजन आपको करना है, प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करना है, प्रीवियस क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ताकि आप ना कॉन्सेप्ट को एक तरीके से पकड़ लो। जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको पता नहीं चलेगा भैया क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है। तो ये काम आपको करना है, ठीक है। और फ्रीक्वेंट रिवीजन करना है ताकि आप चीज़ों को याद कर सको। जब तक आपको आपके दिमाग में अगर याद नहीं रहेगा ना तो भैया एग्जामिनेशन में आप क्या टिक करोगे, क्या मार्क करोगे। तो आपको फ्रीक्वेंट रिवीजन करना है। दूसरी चीज कि फिजिक्स और केमिस्ट्री पे अभी ज्यादा फोकस करो। अभी इस समय में देखो, लास्ट का जो समय होगा ना मार्च अप्रैल, उसमें आप बायोलॉजी को बहुत अच्छा कर सकते हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप 0 रखो बायोलॉजी के, बायोलॉजी 360 नंबर लाना बहुत आसान है। तो आपको करना क्या, देखो फिजिक्स और केमिस्ट्री ना आप लास्ट के समय नहीं कर सकते हो, बिल्कुल आप प्रेशर में रहोगे। तो इसलिए मैं इसी वजह से मैं बोल रहा हूं कि आप फिजिक्स और केमिस्ट्री को अभी कर लो, बायोलॉजी को मार्च और अप्रैल में बहुत इंटेंसली करना, बहुत इंटेंसली। अभी फिजिक्स और केमिस्ट्री पे फोकस कर लो, ठीक है। ये मेरी स्ट्रेटेजी है, अगर आपको लगता है कि आप भी ये फॉलो कर सकते हो तो आप करना, ठीक है। अब हम आपको बता रहे हैं कि मार्च मंथ जो होगा ना, मार्च मंथ जो स्पेशली मार्च होगा उसमें आपको बायोलॉजी और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस दोनों पे सब काम करना है। मतलब यार प्रिपरेशन करना, आपको खुद के एनसीईआरटी को अभी से प्रिपरेशन करना। मैं आपको दिखाया ना कि ये मेरा एनसीईआरटी था,
आपको ना इस लेवल का प्रिपेयर करना है। आपको आप खुद के एनसीईआरटी को कैसे करोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, टेस्ट सीरीज दोगे, वहां से कुछ इंपॉर्टेंट डाटा मिलेगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलेगा, वो आप खुद के एनसीईआरटी में ऐड करते जाओगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, डोंट प्रेशराइज योर सेल्फ। अभी इससे बचना यार। अच्छे अच्छे टीचर, अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म ना क्रैश कोर्स लॉन्च करने के पीछे भागेंगे। क्रैश कोर्स, ये मेरा क्रैश कोर्स ज्वाइन करो, ये क्रैश कोर्स ज्वाइन करो। भैया क्रैश कोर्स से ना कभी सिलेक्शन होता ही नहीं। मुझे पता यार, मुझे पता है। मैंने 2 साल ना लगातार एक एक क्लास अटेंड किया, तब जाके मेरा सिलेक्शन हुआ। और आप सोच रहे हो भैया 6 घंटे 10 घंटे का लेक्चर, 10 घंटे का मतलब चैप्टर को आप 1 घंटा में पढ़ के आप सिलेक्ट हो जाओगे? अरे ऐसा हो ही नहीं सकता यार। क्रैश कोर्स से कभी सिलेक्शन आपका नहीं होगा। और ना ही इस प्रकार के स्ट्रेटेजी वीडियोस देखने सिलेक्शन होगा कि आप कैसे 700 नंबर लाओगे। नहीं होगा, मुझे पता नहीं होगा। भैया 700 नंबर लाना इतना आसान काम है क्या? 2 साल 3 साल रगड़ के कोई मेहनत करता है तब जाके 600 नंबर आता है। और आप सोचो 4 मंथ में 700 नंबर ला लोगे। और ऐसा टीचर्स पे भी मुझे बहुत बुरा लगता है सुन के यार, कि टीचर्स लोग ऐसा ऐसा वीडियो बना लगे कि हाउ टू स्कोर 4 मंथ में 700 नंबर। नहीं होगा, मुझे पता नहीं होगा। आप एक रियलिस्टिक टारगेट सेट करो ना, आप एक रियलिस्टिक गोल बनाओ कि भैया मुझे अगर 600 नंबर लाना है, 650 नंबर लाना है, तो पहले हम कहाँ पे हैं? पहले हम है 200 पे और सोच रहे 650 पे। भैया पहले आप 200 पे हो ना, 300 पे जाओ ना, 400 पे जाओ ना। मतलब एक स्टेप वाइज प्रोसेस में आगे बढ़ो ना। तो आपको ना अभी इसी से फोकस करना है कि तुम कहाँ पे हो। तुम हो अगर 500 पे, तो 550 कैसे आएगा, 530 कैसे आएगा, 550 कैसे आएगा, फिर 600 कैसे आएगा। आप एक प्रोसेस से चलो। देखो अगर आप 700 का अभी सोच लेते हो ना, और अगर टेस्ट देते हो और टेस्ट में 400 नंबर आता है, तुम ऐसे ही डिप्रेस हो जाओगे। भैया मार्क्स तो आ ही नहीं रहा। लेकिन अगर आपको 400 लाना है, आप ये टारगेट सोचो कि अभी 400 आ रहा है, अगला टेस्ट में 550 कैसे आएगा, है ना। 550 को टारगेट लेके चलते हो, 500 भी आता है तो आपको अच्छा लगे, हाँ यार चलो 500 आ गया। तो भैया आप एक रियलिस्टिक टारगेट अभी से सेट करना शुरू करो और अपने स्टडी टेबल के सामने ये लिखो, मुझे सिलेक्शन क्यों चाहिए। रीजन होना जरूरी है, रीजन होना जरूरी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं लास्ट के समय में ना पढ़ने से ज्यादा मेमोराइज करने पे आपको फोकस करना। बस कुछ मिनट और लूंगा, सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताऊंगा। पढ़ने से ज्यादा आपको मेमोराइज करने पे फोकस करना है। कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि भैया इस समय में ना आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा करना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा करना है। क्यों? क्योंकि भैया पढ़ते बहुत लोग हैं, लेकिन आप 10 बुक पढ़ लिए, पूरा लेक्चर देख लिए, सिलेबस कंप्लीट कर लिए और आपके दिमाग में है कुछ नहीं। आपके दिमाग में है बस कुछ नहीं, कुछ नहीं है। तो भैया आप पेपर में क्या लिखोगे, पेपर में क्या टिक करोगे? कुछ नहीं। तो आपको ना क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा ताकि आपको समझ में आए कि आखिर जो मैंने सीखा उसको अप्लाई कैसे करेंगे, अप्लाई कैसे करेंगे। तो आपको एप्लीकेशन सीखना पड़ेगा, आपको एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। नहीं पढ़ोगे नहीं होगा सिलेक्शन, नहीं पढ़ोगे नहीं होगा सिलेक्शन, ठीक है। तो भैया पढ़ने से ज्यादा आपको समझना भी पड़ेगा और समझना जरूरी है ना। जब तक आप समझोगे नहीं ना, जब तक आप अपने दिमाग में स्टोर नहीं करोगे, तो भैया अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया ना, उस टाइप क्वेश्चन आप बना नहीं पाओगे, ठीक है। समझ में आ गया? चौथी चीज, रिवीजन इज द ओनली वे टू मेमोराइज ह्यूज सिलेबस। पूछते हो ना भैया मतलब इतना सारा चीजें हम कैसे याद रखें। आपको पता है मेडिकल कॉलेज में कितना पढ़ना होता है? इतना 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 चौड़ा बुक, पूरा इतना हाइट का बुक हो जाता है और उसको दिमाग में स्टोर करना होता है। ऐसे ही स्टोर हो जाता है? नहीं, बार बार रिवीजन करना होता है, बार बार आप रिवीजन। तो आप खुद को बोलो कि भैया मुझे 2 चैप्टर क्या बोले, 1 मिनट, मुझे 2 चैप्टर आपको हर रोज बायोलॉजी को रिवाइज करना है, 1 चैप्टर फिजिक्स का और 1 चैप्टर केमिस्ट्री का। ये आपका एक डेली का टारगेट में ऐड होना चाहिए कि आप इतना काम, इतना रिवीजन एटलीस्ट हर रोज करोगे एनी हाउ, ठीक है। तो ये रिवीजन का हमारा हो गया। रिवीजन में आप ये करोगे, बायोलॉजी में, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में। देख लो कुछ चीज देखो, मैं हर चीज समझा नहीं सकता आपको। तो रिवीजन आपको कब करना है, कैसे करना है? रिवीजन बिफोर ईच मॉक टेस्ट। जितना भी मॉक टेस्ट होगा, मॉक टेस्ट से पहले आपको रिवीजन करना है। रिवीजन एट द टाइम ऑफ नीड, जब तुम्हें लगे यार कि ये चैप्टर मैं भूल रहा हूं, ये पेज में भूल रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट में भूल रहा हूं, भैया आप उसी समय जाकर रिवीजन करोगे। इससे क्या होगा, आप नीड के समय अगर कुछ चीज फुलफिल कर देते हो तो आपके दिमाग में स्टोर हो जाएगा। तो नीड के समय में आप करोगे। और दूसरा चीज, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद एक बार आप रिवीजन करोगे और अकॉर्डिंग टू प्रॉपर प्लानिंग, आप एक प्रॉपर प्लानिंग बना लो कि भैया मुझे आज ये चैप्टर पढ़ना है, आज मुझे ये चैप्टर पढ़ना है, आज मुझे ये चैप्टर को रिवाइज करना है। तो आप एक प्रॉपर प्लानिंग बनाओ, प्लानिंग के साथ काम करोगे ना और अच्छा परफॉर्म करोगे। मैं लिख के बता रहा हूं। तो ये चीज आपको करना है, ठीक है। मैं एक चीज यहां पे ऐड कर रहा हूं कि जब भी आप रिवीजन करते हो तो रिवीजन करते वक्त आप अपने रिवीजन के टाइम को डिक्रीज करोगे। एक बार हो सकता है आधा घंटा लगा एक चैप्टर को रिवीज करने में, अगला बार 20 मिनट लगेगा, नेक्स्ट टाइम 10 मिनट लगेगा। तो इस प्रकार से आपको रिवीजन के टाइम को डिक्रीज भी करना है। अब हम आपको ये बता रहे हैं कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करना जरूरी है, लेकिन एक टॉपर कैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करता है? सॉल्व विदाउट पेन।
आप पेन यूज करके सॉल्व नहीं करो। आप जानते हो ना स्मार्ट वर्क क्या होता है? आप 50 क्वेश्चन का टारगेट लो, 50 क्वेश्चन को आप ऐसे ही सॉल्व करो बिना देखे हुए, बिना विदाउट पेन यूज किए हुए, दिमाग से कि हाँ इसको ऐसे करना, इसको ऐसे करना, बस हो गया। जो इजी क्वेश्चन लगता है उसको छोड़ दो, हाँ यार इसको ऐसे करेंगे, छोड़ दो। सॉल्व विदाउट पेन, ये चीज ना आपको हेल्प करेगा एग्जामिनेशन में, तुरंत सोचने में आपको हेल्प करेगा। तो ये चीज आप समझो, सिलेक्टेड क्वेश्चन को सिर्फ सॉल्व करो और यूज एलिमिनेशन मेथड। बहुत बार क्या होता है, 4 ऑप्शन में से ऐसे ही 3 ऑप्शन दिखेगा, यार ये तो होगा ही, तो वैसे ऑप्शन को आप एलिमिनेट करो। तो आप एलिमिनेशन मेथड को भी यूज करो, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन सॉल्व करो। मान लो कोई क्वेश्चन आपसे बन जाता है, बन जाने के बाद आप ये सोचो कि यार ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जामिनेशन में आएगा तो हम कैसे बनाएंगे, एग्जामिनेशन में अगर आएगा तो हम कैसे बनाएंगे, ये भी आपको सोचना है। अभी बन गया लेकिन एग्जामिनेशन में आएगा तो कैसे हम बनाएंगे, ये आपको सोचना है। तो भैया एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपने क्वेश्चन सॉल्व किया। नेक्स्ट हम आपको बता रहे हैं कि पीवाईक्यूज आपको सॉल्व करना है। पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इसी से आपको ये समझ में आएगा कि क्वेश्चन कैसा पूछा था, इसी से आपको ये समझ में आएगा कि क्या पूछा जाता है, इसी से आपको ये समझ में आएगा क्या नहीं पूछा गया, क्या पूछ सकता है। जब आप क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन को पढ़ते हो, सॉल्यूशन को पढ़ते हो, तो आपको एक आइडिया मिलेगा कि भैया और क्या क्या इसमें बन सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसलिए यार प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत जरूरी है। स्पेशली मैं बता रहा हूँ ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का कर लेना। अब हम आपको बता रहे हैं विदाउट टेस्ट सीरीज आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो टेस्ट सीरीज भी अगर आप ऑफलाइन दे रहे हो बहुत बढ़िया, ऑफलाइन दे रहे हो बहुत बढ़िया, लेकिन ऑफलाइन टेस्ट का ना हमेशा प्राइस 10,000 12,000 ऐसे होता है। लेकिन यार अगर आप चाहते हो एक बेस्ट ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिल जाए आपको, बेस्ट ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, तो आप अभी जाके प्ले स्टोर पे नीट क्वेस्ट एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, जहां पे आपको बेस्ट एवर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। एक शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपका टेस्ट वहां पे होगा, ठीक है। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज नेक्स्ट टेस्ट वहां पे 10 दिसंबर को होने वाला, ठीक है। तो भैया ये सारी चीजें मुझे बतानी थी। एक और चीज मैं बता रहा हूं, मैंने बताया था 21 डेज चैलेंज, 21 डेज चैलेंज, मुझे आप बताना कितना लोग एक्सेप्ट करने वाले हो इस चैलेंज को। इसमें आपको ये बता रहा हूं, आपको चैलेंज ये दे रहा हूं कि आप हर रोज 6 बजे उठोगे, 2 चैप्टर उठते ही रिवीजन करोगे, 2 चैप्टर आप इवनिंग में फिजिक्स और केमिस्ट्री का एक चैप्टर रिवीजन करोगे, 300 क्वेश्चन आप हर रोज सॉल्व करोगे, 14 घंटा आप हर रोज पढ़ोगे, बिना डेली टारगेट को कंप्लीट किए हुए नहीं सोओगे, और सोने का टाइम भी आपका 12 बजे तक होना चाहिए। मतलब आप समझ सकते हो ना कि 14 घंटा आपको हर रोज पढ़ना है और 12 बजे सो भी जाना है, 6 बजे आपको उठ भी जाना। ये एक आपका 21 डेज का चैलेंज है, आप इसको फॉलो करो। अब बिकम 15 दिन में आप अगर टॉपर नहीं बन गए ना, तो मुझे बताना, अगले 15 दिन में ना आप टॉपर जैसा बिहेव करने लगोगे। आपके अंदर ना कॉन्फिडेंस आया यार कि मेरा सिलेक्शन अब कैसे नहीं होगा, अब कैसे नहीं होगा। भैया मैंने तो इतना मेहनत कर लिया। तो यार मैं चाहता हूं ना कि आप में से एक एक बच्चा सेलेक्ट हो, ठीक है, मैं ये चाहता हूं। लेकिन यार वो सारे बच्चे जितना चीज मैंने आपको बताया वो फॉलो नहीं करेंगे, कुछ बच्चे ही होंगे जो फॉलो करेंगे, और जो करेंगे सेलेक्ट जरूर होंगे। मैं बस इतना बोलना चाहूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहना, और यार बस इतना याद रखना, बिना मेहनत के सिलेक्शन नहीं होता, ठीक है। दैट्स ऑल।